नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम मूल अधिकारों के इस चैप्टर में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को समझेंगे, जिसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 29 और 30 में दोनों में ही अल्पसंख्यक शब्द का यूज़ किया गया है और ये जो 29 और 30 अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद हैं, ये अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक का आशय क्या है, इसे पहले समझना आवश्यक है। अल्पसंख्यक का सीधा तात्पर्य ये होता है कि किसी समूह का दूसरे समूहों की तुलना में कम संख्या में होना। मतलब कोई एक ऐसा समूह है जो दूसरे समूह की तुलना में उसकी संख्या कम है। जैसे कि भारत में बात करें, भारत में मेजॉरिटी पीपल जो है हिंदूज यहाँ पर रहते हैं, बाकी अदर कम्युनिटी हैं जैसे कि मुस्लिम हैं, तो हिंदुओं से मुस्लिमों की संख्या कम है, तो यहाँ पर मुसलमानों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो समुदाय संख्या में कम है, उसकी भागीदारी कम है, उसको यहाँ पर अल्पसंख्यक कहा जाएगा। बात करें यूएन की परिभाषा क्या कहती है संयुक्त राष्ट्र की, एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, अर्थात ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप में कोई प्रभाव ना हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा। ये आपकी यूएन की परिभाषा है जो मैंने अभी आपको बताई है। बात करें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में, तो आपको अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग देखने को मिलता ही है। साथ ही आपको यहाँ पर 350A, 350B में भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस शब्द की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। अनुच्छेद 350A और 350B केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों को आप जानते ही होंगे, जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करें, हिंदू एवं मुसलमान धर्म के आधार पर, और भाषा के आधार पर जो होंगे वो भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। जैसे कि उत्तर भारत में देखें तो मोस्ट ऑफ पीपल हिंदी बोलते हैं, तो ये हिंदी भाषी हो गए। ठीक है, और हम बात करें तमिलनाडु क्षेत्र में, तो वहाँ पर तमिल बोलते हैं, तो ये तमिल भाषी क्षेत्र हो गए। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। अब बात करें 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C के तहत यहाँ पर सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है। उसमें इंडिया में 5 समुदाय जो हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध, इन 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई है। कौन कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। और भारत में सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। तो अब हमने अल्पसंख्यक शब्द का क्या तात्पर्य है उसको समझ लिया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के कहाँ कहाँ उल्लेख हैं उनको भी समझ लिया है। अब आर्टिकल 29 और 30 को समझते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब संरक्षण कैसे होगा वो बताया गया है। तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा और लिपि, ठीक है, बोली, उनकी भाषा और लिपि या उनकी संस्कृति, इसको वो सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। साथ ही यहाँ पर ये कहा गया है राज्य से कि राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान, इसमें अगर कोई व्यक्ति जाता है, मतलब प्रवेश लेता है, तो उसे धर्म या जाति या भाषा के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर अनुच्छेद 29 जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं आपकी भाषाई अल्पसंख्यकों की मैंने बताया था, आर्टिकल 350A और 350B केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 दोनों से संबंधित है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि क्या ये आर्टिकल 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है या फिर बहुसंख्यकों के लिए भी है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या करी थी एक केस में, तो उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद में केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है, नागरिकों के किसी भी अनुभाग का तात्पर्य यहाँ पर हो गया अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के हितों का संरक्षण किया गया है। उन्हें अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब अनुच्छेद 29 का पूरक कौन होगा? वो होगा आपका आर्टिकल 30। ओके, आर्टिकल 30 में कहा गया है
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ओके, और यहाँ पर बात की जा रही है कौन से अल्पसंख्यक, धार्मिक एवं भाषाई दोनों की। अनुच्छेद 30 फर्स्ट में कहा गया है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब वो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं जो भी स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों चाहे भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हों, वो अपनी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है, राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। आर्टिकल 30(2) ये कहता है। इसी अनुच्छेद 30 से संबंधित एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में 2002 में, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। ये टोटल 11 न्यायाधीशों की बेंच इसमें बैठी थी। इसमें कहा गया कि जो संस्थाएं अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित हैं उन्हें ही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था माना जाएगा। अगली बात यहाँ पर कही गई कि राज्य द्वारा इन शैक्षणिक संस्थानों की अनुदान या सहायता देने से अगर राज्य इन संस्थाओं को जो अल्पसंख्यकों ने स्थापित की हैं उसको अनुदान देता है या सहायता देता है स्टेट, तो उनकी प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इस केस में डिसीजन दिया गया था। साथ ही यहाँ कहा गया कि राज्य इन्हें वित्तीय सहायता देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ओके, तो हमने अनुच्छेद 30 और 29 दोनों को समझ लिया है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।